अमीर खुसरो। आज आदिकाल में हम अमीर खुसरो की चर्चा करेंगे। अमीर खुसरो 13वीं शताब्दी महाकवि विद्यापति जी से पहले इनका समय काल था। अमीर खुसरो का जन्म पाटियाली में हुआ था, जो कि वर्तमान में कासगंज, उत्तर प्रदेश के कासगंज गंज जिले में पड़ता है। ये पाटियाली एक क्षेत्र है, गांव है, जो कि पहले एटा जिले में पड़ता था, लेकिन अब वर्तमान में वो उससे अलग होकर कासगंज एक अलग जिला बन गया है। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पाटियाली में, कासगंज जिला में 1253 में। इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी। अमीर खुसरो ने अपने जीवन काल में 11 शासकों का, सुल्तानों का काल देखा। बलवन के समय, खिलजी वंश में, ये माफ कीजिए, गुलाम वंश में बलवन के समय बलवन के भतीजे सुल्तान मुहम्मद ने अमीर खुसरो के व्यक्तित्व को पहचाना। जब पहली बार अमीर खुसरो की रचना सुनी तो काफी प्रभावित हुआ, क्योंकि वह खुद रचनाएं किया करता था। तो इस तरीके से सुल्तान मुहम्मद ने अमीर खुसरो को प्रश्रय दिया था। अमीर खुसरो वैसे तो उनकी सारी पूरी जिंदगी राजघराने के कवि के रूप में ही बीती थी, पर कुछ उलट पुलट भी इनकी जिंदगी में रहा। जैसे जब मंगोलों का आक्रमण हुआ बलवन के समय, तो उस समय लाहौर में अमीर खुसरो सुल्तान मुहम्मद के साथ थे। सुल्तान मुहम्मद को मंगोलों ने मार दिया और अमीर खुसरो को अपने साथ हेरात लेके चले गए। हेरात में लगभग 2 सालों तक, लगभग 2 वर्षों तक अमीर खुसरो रहे। अंततः इनकी असैनिक क्षमता को देखते हुए और गजल और रचनाओं के प्रति रुचि को देखते हुए मंगोलों ने इन्हें छोड़ दिया। वो भला हो कि मंगोलों ने इन्हें छोड़ दिया, नहीं तो इतना बड़ा कवि हमारे देश को नहीं मिल पाता। तो अमीर खुसरो वापस आए। वापस आके वो पाटियाली गए। पाटियाली से फिर वो दिल्ली गए, बलवन के पास गए। बलवन को सारी आप बीती उन्होंने सुनाई। कुछ ही समय बाद बलवन की भी तबीयत खराब रहने लगी, बलवन की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद कैकूबाद शासक बना, गुलाम वंश से ही संबंध रख रहा था, बड़ा छोटा कम समय का शासक था। इसने अमीर खुसरो को राष्ट्र कवि का दर्जा दिया। इसके बाद खिलजी साम्राज्य को देखा इन्होंने। उसके बाद तुगलक वंश के भी कुछ शासकों को अमीर खुसरो ने देखा। इस तरीके से टोटल यानी कुल 11 शासकों का राज्यारोहण अमीर खुसरो ने देखा है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया जी थे। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। गुरु भक्ति में इतने ये तत्पर थे, इस तरीके से, और वो श्रद्धा थी इनकी अपने गुरु के प्रति की इनके गुरु की मृत्यु के ठीक अगले दिन अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। इनका मकबरा भी दिल्ली में इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया जी के ठीक बगल में है। अंतिम जो वक्तव्य यानी अंतिम जो रचना इन्होंने की थी, वो अपने गुरु के लिए ही की थी। संबोधित करते हुए इन्होंने लिखा था कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेश। यानी इन्होंने जब अपने गुरु की यानी निजामुद्दीन औलिया जी की मृत शैया को देखा, तो उसे देखकर इनका हृदय इस कदर व्यथित हो गया कि उन्होंने ये कहा कि गोरी, ये गोरी जो है, उन्होंने अपने गुरु को संबोधित किया है। तो गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, यानी अब उनका अंत, वो चले गए, अब वो वापस लौट के नहीं आएंगे। मुख पर उन्होंने सफेद रंग का चादर ओढ़, लिबास ओढ़ लिया है। चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेश, अब देश में, पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं बसा, चल खुसरो। और इस तरीके से अगले दिन खुसरो ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अमीर खुसरो की रचनाओं से संबंधित बहुत सारी बातें हमें देखनी होंगी यहाँ पे। और उनकी जो रचनाओं की विशेषता रही, अमीर खुसरो को हिंदवी शब्द का जनक कहा जाता है। उन्होंने एक अपनी रचना बनाई जिसमें उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने लिखा है, च मन टूटिए हिंदुम और राष्ट्र पुरुषी, जी मन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम।
यानी च मन तूटिए हिंदू, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ और राष्ट्र कुर्सी। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, जे मन हिंदुई पुरस्ता नाज गोयम, तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें कर सकूं। अमीर खुसरो जी की रचनाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, हिंदी में उन्होंने अपनी रचनाएं जो शुरू की, इसे आप और हम हिंदी भाषा के यानी खड़ी बोली के जनक के रूप में अमीर खुसरो को भी जानते हैं। तो अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो पाटियाली में हुआ, एटिया, जहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती थी। लेकिन वह 4 वर्ष तक ही यहाँ रहे, उसके बाद ये दिल्ली चले आए। 8 वर्ष की उम्र में दिल्ली में ही निजामुद्दीन औलिया जी इनके गुरु बने और 8 वर्ष की उम्र से ये अब रचनाओं के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो गए। तो इस तरीके से इनका विवाह बड़ा बचपन में ही इनका विवाह हो गया था। 20 वर्ष की उम्र तक तो निजामुद्दीन, ये अमीर खुसरो जी की अगर बात करें तो 20 वर्ष की उम्र तक माना जाता है कि इनके 12 बच्चे हो गए थे। तो इस तरीके से अमीर खुसरो का जो प्रारंभ रहा, जो कर्म क्षेत्र रहा, वो दिल्ली रहा। इसके अलावा वो अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में भी, यानी जो अवधि क्षेत्र था उन क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा समय उन्होंने अपना बिताया। इसलिए उनकी रचनाओं में अवधि की भी रचनाएं शामिल है, अवधि भी दिखाई देती है। तो इस तरीके से उनकी प्रमुख रचनाएं फारसी, हिंदी, आप खड़ी बोली कह सकते हैं, दिल्ली वाली खड़ी बोली और अवधि, ये 3 भाषाओं का सामंजस्य इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का राजारोहण इन्होंने लिखा था। खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं। इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। इसे याद रखिएगा, कवियों में राजकुमार या महाकवि की संज्ञा किसने दी है, तो इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। अमीर खुसरो जी के कुछ प्रमुख ग्रंथ की यहाँ चर्चा करना जरूरी है। एक सबसे प्रमुख ये देखिए, खालिक बारी। नाम भले थोड़ा अलग लग रहा है, अगर आप नहीं जानते हो तो पहली बार सुने हैं, लेकिन ये कोई घबराने की बात नहीं है। खालिक बारी ये एक शब्दकोश है, तुर्की, अरबी, फारसी व हिंदी भाषाओं का पर्यायवाची शब्दकोश। यानी एक ही शब्द के तुर्की में उसे क्या कहेंगे, अरबी फारसी में क्या कहेंगे और हिंदी में क्या कहेंगे। तो ये एक शब्दकोश तैयार किया था अमीर खुसरो जी ने, जिसे उन्होंने खालिक बारी का नाम दिया। मसनवी भी इन्होंने अपनी रचना की। इसके अलावा पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल, ख्याल, रुबाइयां, कवालीन, सभी रचनाओं का श्रेय जाता है। पहेलियां तो आप जानते ही हैं, बूझो पहेली और अनबुझो पहेली, इस तरह की पहेली। दोहा रूप में भी पहेलियों का बड़ा ही सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। इसके अलावा मुकरियों का वर्णन किया है, मुकरियों के बारे में मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। इसके बाद से दो सुखने, दो दो पंक्तियों में, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है, गोश्त क्यों न खाया, डूम क्यों न नहाया, क्यों न गाया। तो ये दो फिर से सुन लीजिए, गोश्त क्यों न खाया, डूम क्यों न गाया। तो ये दो देख रहे हैं, तो दो सुखने, ये भी पहेलियों की तरह, ये प्रश्न की तरह है। तो इसका उत्तर उन्होंने बताया, गला न था। यानी गोश्त क्यों न खाया तो भी गला न था, और डूम क्यों न गाया तो गला न था। तो इस तरीके से ये अपने सुखने की रचना की। पहेलियां, सुखने, मुकरियां, ये सब विचित्र तरीके से, क्योंकि तत्कालिक समय में इनका जन्म यकायक से, अब वो अभी उतना प्रचलित तो था नहीं, अब यकायक से हुआ, इसलिए अमीर खुसरो को इन सबका प्रणेता, जन्मदाता भी माना जाता है। तो गजल, ख्याल, रुबाइयां, कवाली, अपनी रचनाओं में इन्होंने भक्ति परक रचनाएं, इसके अलावा जो निष्ठा परक रचनाएं हैं, इसके अलावा प्रेम परक रचनाएं, वियोग परक रचनाएं, प्रेम और वियोग का बड़ा ही अद्भुत सामंजस्य इन्होंने बैठाया अपनी रचनाओं में। तो इस तरीके से इनकी रचनाओं की कुछ प्रमुख पंक्तियां भी हम देखेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। अवधी भाषा के प्रथम कवि किसने कहा था अमीर खुसरो को, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था। इसके बाद संगीत क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली और सितार वाद्य यंत्र के जन्मदाता माने जाते हैं अमीर खुसरो। खुसरो की पहेलियां व मुकरियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। उक्ति मतलब बोलने वाली, ठीक, और वैचित्र विचार,
तो उक्त यानी जो बोला जाए, जो कथन कहा जाए। तो ये याद रखिएगा, खुसरो की पहेलियों व मुखड़ियों में उक्त वैचित्र की प्रधानता है। तो इस तरीके से मृदंग को काट कर तबला बनाया था। तबला के भी जन्मदाता माने जाते हैं अमीर खुसरो। हिंदवी शब्द के भी जन्मदाता माने जाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख बातें रही अमीर खुसरो जी के बारे में। आगे चलते हैं अमीर खुसरो जी के बारे में। मैंने आपको कर्म क्षेत्र दिल्ली ही बता दिया आपको पहले ही। पिता, इनके पिता तुर्क थे सैफुद्दीन। जब मंगोलों और तमाम चंगेज खां, जो मंगोल और भी इन इस तरह से जो भी मंगोल थे, जब चंगेज खां का बड़ा ही बहुत ज्यादा यूं कहिए कि तुर्कों के प्रति नजरिया परिवर्तित हो गया था, आक्रमण वहां हो रहे थे, तो अमीर खुसरो के पिता सैफुद्दीन भाग कर भारत चले और दिल्ली में बलवन के शासन में इन्होंने शरण ली। यहीं से अमीर खुसरो का उत्थान भी शुरू हुआ था। अमीर खुसरो की जो माँ थी वो दौलत नाज थी, जो कि एक राजपूत मानी जाती हैं। इसके बाद से भोलेनाथ तिवारी ने अपनी पुस्तक अमीर खुसरो और उनका साहित्य में लिखा है कि खुसरो के जो हिंदी छंद आज मिलते हैं, उनकी भाषा या तो दिल्ली की खड़ी बोली है या अवधी। उन्होंने कहा कि पाटियाली इनका क्षेत्र जरूर था, इनका जन्म क्षेत्र जरूर था, पर ब्रज भाषा में इनकी रुचि कभी नहीं रही। ब्रज भाषा में नाम मात्र की और बड़ी कम रचनाएं अमीर खुसरो की मिलती है। इनकी मुख्य रुचि अवधी और इसके अलावा हिंदी, यानी हिंदी के अलावा फारसी वगैरह में रही। तो इन्होंने जो अपनी प्रमुख रचनाएं की वो दिल्ली की खड़ी बोली, अवधी या फिर फारसी में की थी। खुसरो के कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ महत्वपूर्ण है इतिहास के पन्नों से। किरान उल सदामन, मिफ्ताह उल फुतुल, खजाइन उल फुतुल, जिसे तारीख इलाही भी कहा जाता है। तुगलकनामा बड़ा पूछा जाता है, किसका ग्रंथ है, तो अमीर खुसरो का। फिर आईने सिकंदरी, एजाजे खुसरवी, देवल रानी खिज्र खान, आशिका के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछा जाता है कि आशिका किस, मैचिंग में भी आता है कि किसका ग्रंथ है, तो आप क्या कहेंगे, अमीर खुसरो। मैचिंग में भी रहता है, आशिका से मैचिंग। इस ग्रंथ का वास्तविक नाम देवल रानी खिज्र खान है। देवल रानी और खिज्र खान की प्रेम कथा इसमें वर्णित है। इसके बाद से मजनू लैला, फिर शिरीन खुसरो, फिर तारीखे दिल्ली, मतला उल अनवर। तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं थी। आशिका जरूर याद रखिएगा और तुगलकनामा जरूरी है, दो तो आपको याद ही रखनी है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। इसके अलावा साहित्यिक दृष्टिकोण से हालाते कन्हैया इन्होंने रची थी, भक्ति परक रचना है। इसके अलावा नजराना ए हिंद भी इनकी रचना है। तो इनकी कुछ प्रमुख ये रचनाएं हैं। माना जाता है कि इनके 100 ग्रंथ, कुल इनके 100 ग्रंथ इन्होंने रचे थे, लेकिन महज 20-22 ग्रंथ ही वर्तमान समय में उपलब्ध हैं। इसके बाद से ये तो रही अमीर खुसरो जी के बारे में पूरी बातें। अब अमीर खुसरो की कुछ प्रमुख रचनाओं को लेकर चलते हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां मैं आपको कवर करा दूं। इसके अलावा उनकी रचनाओं की विशिष्टता भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्या क्या विशिष्टता है उनकी रचनाओं की, ये देखिए। प्रमुख रचनाएं या पंक्तियां, सबसे पहले पहली देखते हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? ये पहली है, बूझिए। ठीक है, मैं इसका उत्तर बता देता हूं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। आकाश। इसका सही उत्तर क्या है? यानी ये पहली का बूझने पे आप क्या समझेंगे? आकाश। इसके बाद से है, एक नाग ने अचरज किया, सांप मारी पिजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसका मैं सही उत्तर बता दूं, दिया बत्ती। ठीक है। इसके बाद से है, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठ उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। बता पाएंगे? पायजामा। इसके बाद है, अर्थ तेईस का बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, दर्पण। तो इस तरीके की पहेलियों की रचनाएं इन्होंने शुरू की। बेहतरीन बेहतरीन पहेलियां इन्होंने रची हैं। तो
आगे देखते हैं, इन्होंने दोहा भी रचा। दोहा देखिए इनका मैंने गोरी सोवे शेष पर बता ही दिया। इसके बाद ये देखिए, खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग। मार्मिकता देखिए और वो जो प्रेम प्रसंग है उसको देखने की कोशिश कीजिए। खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे हारी पी के संग। इसके अलावा एक और दोहा है, आ साजन मोरे नैनन में सो पलक ढाप तो हे दूं, न मैं देखूं और न को न तो हे देखन दूं। तो खुसरो जी के बारे में बताऊं कि इनकी महत्वपूर्ण, इनकी जो रचनाएं हैं ये बॉलीवुड, जो हमारी मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री है उनमें बड़ी ही प्रसिद्ध है। वहां के बहुत सारे गाने खुसरो जी की रचनाओं से प्रेरित है। कहीं ना कहीं वही बोल ले लिए जाते हैं या उसे थोड़ा सा अदल बदल कर, और आज से नहीं, ये जब से फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई उसके 5-10 सालों बाद से ही खुसरो जी की रचनाएं कभी सूफी तरीके से, कभी ये पिया विरह तरीके से, कभी पिया मिलन तरीके से खुसरो जी की रचनाएं लगातार हमारे फिल्म इंडस्ट्री की गानों की बोल बनती आई हैं। क्योंकि हमें इतना पता नहीं होता इसलिए हमें वो थोड़ा अलग और नवीन ही लगता है। आइए देखते हैं, अपनी छवि बनाई के मैं तो पी के पास गई, जब छवि देखी पीहू की सो अपनी छवि भूल गई। इसके बाद से, साजन ये मत जानियो तोहे बिछड़त मोहे को चैन, दिया जलत है रात में जिया जलत बिन रैन। तो ये इनकी रचनाएं हैं। फिर खुसरो दरिया प्रेम का सो उल्टी वाकी धार, जो उबरो सो डूब गया जो डूबा हुआ पार। तो खुसरो जी ने इस तरीके की बड़ी महत्वपूर्ण प्रेम प्रसंग वाली रचनाएं की हैं। इसके अलावा इनकी गजल, एक बहुत प्रसिद्ध गजल जो इन्होंने, गजल रुबाइयां, ये रुबाइयां बस वही होती है अंतिम के जो होते हैं ना, जैसे अंतिम सब मैचिंग करते हैं, तो इस तरीके से इन्होंने गजल की भी रचना की। जिहाने मिस्की मुकुन तुगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियां, किताबे हिजरा नगार में जान, न लेहो काहे लगाए छतियां। कुछ कुछ बोल सुना होगा, इसी से मिलता जुलता अपने फिल्म इंडस्ट्री में गाने के बोल तो आपको अब समझ में आ ही गए होंगे। तो इस तरीके से इनकी ये वास्तविक ओरिजिनल रचना है। इसके अलावा इनकी एक और गजल है कि लिपट लिपट के वाके सोई, छाती से छाती लगा के रोई, दांत से दांत बजे तो ताड़ा, ए सखी साजन ना सखी जाड़ा। तो इस तरीके से इनकी रचनाओं की, इनकी व्यक्तित्व की भूमिका ही बिल्कुल अलग है। आगे एक और देख लेते हैं, ये इनकी मुकरिया है। ये जो अभी मैंने ये बताया लिपट लिपट की, ये मुकरिया है, गजल नहीं है। मुकरिया में बस ये अंतर होता है कि ये लास्ट में देख रहे हैं, ये सखी साजन ना सखी जाला, क्वेश्चन मार्क की तरह, कि यानी एक प्रसंग आ जाएगा और उस प्रसंग के बाद ये देखा कि उस प्रसंग के कारण मुझे ये सब चीजें एहसास नहीं हो रही, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे समझिए, लिपट लिपट के वाके सोई, समझ तो रहे होंगे, छाती से छाती लगा के रोई, मिलन का ये जिक्र है, दांत से दांत बजे तो ताड़ा। आगे ये प्रश्न पूछते हैं, ये सखी साजन, प्रश्नवाचक चिन्ह, ना सखी जाड़ा। तो ये जाड़ा, ये प्रश्न ही पूछ रहे हैं और उत्तर भी दे रहे हैं, तो दोनों ही एक में समाहित है, ना सखी जाड़ा, तो उत्तर एक में समाहित है। तो ये मुकरिया। एक और मुकरी देख लेते हैं, खा गया पी गया दे गया कुत्ता, दे गया बुत्ता, ए सखी साजन ना सखी कुत्ता। फिर से सुन लीजिए, स्पष्ट आपको दिख नहीं रहा होगा, सुन लीजिए कि खा गया पी गया दे गया बुत्ता, ए सखी साजन ना सखी कुत्ता। तो इस तरीके से इन्होंने मुखरियों की रचना की है। इसके अलावा कुछ और भी इनकी एक रचना देखिए यहाँ पे, जो कि उलट बांसी। उलट बांसी क्या होता है, रचना पहले देखिए, हो सकता है न स्पष्ट हो, आवाज सुनिए। खीर पकाई जतन से और चरखा दिया जलाए, आयो कुत्तो खा गयो तू बैठी ढोल बजाए, ला पानी पिलाए। तो ये उलट बांसी यहाँ पे इन्होंने प्रयोग किया है कि बड़ा जतन से तुमने मेरे लिए खीर बनाया, उसके बाद से चरखा को जला दिया, कुत्ता आया खीर खा गया, क्या बचा, लाओ अब पानी लाओ, वही पी के मैं संतोष कर लूं, चला जाता हूँ। तो इस तरीके से ये उलट बांसी यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये कुछ प्रमुख अमीर खुसरो जी की पंक्तियां, रचनाओं का मैंने जिक्र किया। आप और भी देख सकते हैं,
इससे ज्यादा डिटेल चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। कुछ और प्रमुख रचनाओं को लेकर मैं कुछ और वीडियो बना दूंगा। तो इस तरीके से उम्मीद है अमीर खुसरो जी के बारे में आप पूरी बातें समझ पाए होंगे। आदिकाल में के बड़े प्रमुख कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो, इसके अलावा महाकवि विद्यापति। तो ठीक है दोस्तों, अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।